सुनो, अपनी माँ को समझा देना कि 2 दिन बाद घर में दिवाली की पार्टी है। कम से कम उस दिन वो मेरा मूड ना खराब करे। बेहतर होगा अपने कमरे में रहे। अगर वो कमरे से निकली और कुछ भी इधर का उधर हुआ तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर मैं ये भूल जाऊँगी कि वो मेरी सास है। सीधा घर से निकाल दूँगी और आप मुझे रोक नहीं पाओगे। कह देता हूँ सरिता अपने पति राजेश से बोली। राजेश बोला, तुमको चाहती हो, कम से कम माँ को तुम संभाल सकती हो। सच कहते हैं लोग, कलेक्टर ही क्यों ना बन जाओ, पर बीवी के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है। देख लो, पार्टी में तुम्हारे मायके वाले आने हैं। तुम्हें उनके सामने अपनी इज्जत बचानी है तो माँ को समझाना। बाहर की परेशानी कम होती है क्या? जो घर की परेशानी भी तुम मुझे संभालने को देती हो। इतना कहकर राजेश कमरे से निकल गया। राजेश के वहां से जाते ही सरिता बड़बड़ाने लगी, अब मैं उस बुढ़िया को समझाऊंगी। अरे मजबूरी है जो मैं उनको अपने साथ रख रही हूँ। इनकी वजह से अगर मेरी दिवाली खराब हुई तब तो इनके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, पर फिलहाल प्यार से काम चलाना होगा। मन ही मन ये सब बुदबुदाते हुए वो अपनी सास कमला जी के कमरे में आकर बोली, मम्मी जी, आप जानती हैं 2 दिन बाद दिवाली है और उसी दिन हमारी 10वीं सालगिरह। मैं नहीं चाहती उस दिन कोई भी हंगामा हो, तो बेहतर होगा उस दिन आप अपने कमरे में रहना। मैं आपको कमरे से निकलने के लिए मना तो कर रही हूँ, फिर भी आप इधर उधर जरूर करेंगे। उसके बाद आगे क्या होगा इसके लिए आप तैयार रहिएगा। इतना कहकर सरिता वहां से चली गई। कमला जी सोचने लगी, मेरे बच्चे मुझे मजबूरी में रखते हैं। दिवाली की पार्टी और मेहमानों की पड़ी है। 2 दिन बाद पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। सबकी हंसी ठिठोली की आवाज कमला जी के कानों तक आ रही, पर उनकी हिम्मत कहाँ थी कि दिवाली का और उन खुशियों का हिस्सा बन पाती। वो तो बस अपने कमरे में चुपचाप थी। उन्हें हिदायत जो दी गई थी, पर पकवानों की खुशबू उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। कमला जी सोचने लगी, कितने चाव से वो बेटे के साथ दिवाली मनाती थी। बेटा बहू क्या लाया, कलेक्टर क्या बन गया, पूरा बदल गया। दिवाली के साथ उसकी सालगिरह है तो साधारण पार्टी तो होगी नहीं। पार्टी में बेटे के जानने वाले और बहू के मायके वालों को भी बुलाया गया था। कमला जी में बहू के मायके वालों को कोई खास दिलचस्पी नहीं। वैसे भी कमला जी अपने कमरे से बाहर कम आती, क्योंकि अगर वो जरा भी बाहर आती तो उनकी बहू सरिता को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता कि उसकी सास के बाहर आने मात्र से उसका त्योहार खराब हो जाएगा। और फिर बेटे बहू के इस चमकीले सुंदर घर में कमला जी अकेली पुरानी बत्ती थी जो बुझते दिए की तरह टिमटिमाती रहती, जिसे हटाना हर कोई चाहता लेकिन हटा नहीं पा रहा था। कमला जी अकेली कमरे में बैठी अपने पति की तस्वीर के सामने बोल रही थी, आपके बेटे बहू का बस चले तो मुझे घर से निकाल दें, पर मैं जानती हूँ इस डर से नहीं निकाल रहे कि लोग क्या कहेंगे। इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया। शायद इसी मजबूरी में वो मुझे अपने साथ रख रहे हैं। इतना कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। अचानक सरिता ने उनके कमरे का दरवाजा खोला और उनकी तरफ एक पैकेट फेंकते हुए बोली, ये साड़ी पहन लेना, कहीं कोई भूले भटके इस कमरे में आया तो हमारी इज्जत न तार तार हो जाएगी। और ढंग से हाथ पैर धोकर कंघी कीजिए। अगर कोई कमरे में आए तो नमस्ते और हाँ हूँ में जवाब देना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। सरिता बस बोले जा रही थी, पर कमला जी का बहू की बातें सुनते सुनते ध्यान फिर से पकवानों की खुशबू की तरफ चला गया। अचानक से सरिता उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन भी रही है मैं क्या बके जा रही हूँ। कमला जी का ध्यान भंग हुआ। हाँ हाँ बहू, ये तो बताओ दिवाली पर क्या बनवा रही हो। सरिता बोली, हे भगवान, जब देखो खाने की बात। कुछ कहा मैंने आपसे, वो सुना या नहीं।
दिवाली की पूजा मैं कर लूंगी, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं। अगर कोई कमरे में आए तो ज्यादा बात मत कीजिएगा। कमला जी ने हाँ में सिर हिलाया। और बहू, सालगिरह की पार्टी तो छोड़ो, क्या दिवाली की पूजा में शामिल नहीं हो सकती? सरिता बोली। नहीं, बिल्कुल नहीं। बहू, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। सुबह से सिर्फ 2 ब्रेड पीस और चाय ली है। सरिता ने कमला जी को घूर कर देखा, मानो उन्होंने क्या ही मांग लिया हो, और फिर वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद काम वाली सुनैना आई और खाने की थाली कमला जी को देते हुए बोली, बड़ी मालकिन, खाना खा लो। कमला जी ने आशा भरी नजरों से सुनैना को देखा। बड़ी मालकिन, अभी तो पकवान बना रहे हैं, पूरी तरह से तैयार नहीं, इसलिए सुबह का खाना लाई हूँ, ताकि कुछ देर के लिए आपकी भूख शांत हो सके। और फिर बिना मालकिन से पूछे अगर मैं पकवान लाऊंगी तो आप जानती हैं मेरी नौकरी चली जाएगी। कमला जी सब समझ गईं। उन्हें भूख इतनी जोरों की थी कि वो खाने पर टूट पड़ी। उनको इस तरह खाते देख सुनैना की आंखें भर आईं। कोई कह सकता है भला, ये कलेक्टर साहब की माँ है, वो कलेक्टर साहब जो इतनी इज्जत और पैसे कमा रही हैं, इनसे तो हमारी किस्मत अच्छी। बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं काम करती हूँ, लेकिन कम से कम एक साथ खाना खाते हैं। यहाँ तो कलेक्टर बेटा दिवाली पर सबको मिठाई बांटता है और सालगिरह पर पार्टी, पर उसकी माँ भूखी है। सुनैना को सरिता की आवाज आई तो बाहर जाने को हुई, तभी कमला जी बोली, सुनैना, एक रोटी से मेरी भूख नहीं मिटती, मुझे अभी भूख लगी है। सुनैना बोली, बड़ी मालकिन, जैसे मौका मिलेगा मैं आपके लिए कुछ लाऊंगी, अभी मैं जाती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। कमला जी ने बहू के कहे अनुसार साड़ी निकाली तो खुश हुई और कहने लगी, बहू ने पहली बार दिवाली पर मेरे लिए साड़ी खरीदी, इसके साथ ब्लाउज और पेटीकोट देती तो अच्छा रहता। अभी के लिए पुरानी साड़ी पहन लेती हूँ। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठा होने लगे और केक कट करने की तैयारी होने लगी। राजेश और सरिता केक काटने के लिए जैसे ही आगे आए, राजेश के किसी दोस्त ने कहा, अरे राजेश, घर में आंटी जी हैं, उन्हें बुला लो। लोग कहते हैं बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अच्छा होता है। एक तो दिवाली, ऊपर से इतनी खुशी का दिन। सब दोस्तों ने कहा, हाँ हाँ। सबकी बातें सुनकर राजेश ने सरिता की तरफ देखा तो सरिता बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है कि मम्मी जी की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती और दिवाली के दिन उनके किसी रिश्तेदार की मौत हो गई, इसलिए उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था हर बात में उन्हें साथ रखने का, उनके हाथों से केक कटवाने का, पर क्या कर सकते हैं, जैसी उनकी इच्छा। सबको अपनी बातों से खुश करके सरिता ने राजेश के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। उतने में सुनैना एक प्लेट में थोड़ा सा खाना लेने लगी तो सरिता डांटते हुए बोली, ये क्या है, किसके लिए खाना ले जा रही हो? बड़ी मालकिन को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक ही रोटी खाई थी। सरिता बोली, तो एक रोटी काफी है, इस उम्र में ज्यादा खाएंगी तो वजन बढ़ जाएगा और कल को अगर मर गई तो उनको उठाएगा कौन? चुपचाप से ये प्लेट यहाँ रख और अपना काम कर, अम्मा को मैं देख लूंगी। यहाँ मेहमान खड़े हैं और तुम्हें बड़ी मालकिन की पड़ी है, क्या वही तुम्हें तनख्वाह देती हैं? चले जाओ यहाँ से। बेचारी सुनैना ने मजबूरन खाने की प्लेट को रखा और काम करने लगी। सरिता अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। देखते ही देखते 11 बज गए पर कमला जी को किसी ने खाना नहीं दिया, लेकिन उनसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पार्टी तो अभी तक चल रही थी। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, कमला जी के सब्र का बांध टूटता जा रहा था। आखिरकार वो उठकर अपने कमरे से बाहर आई और छोटे बच्चों की तरह इधर उधर झांकने लगी।
अचानक राजेश की नजर कमला पर पड़ी और सरिता के पास जाकर धीरे से बोला, सरिता, मैंने तुमसे कहा था ना, इस दिवाली माँ कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था बड़े बड़े लोग आएंगे, अम्मा को संभाल लेना, पर तुमसे एक काम नहीं हुआ। तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल नहीं पड़ी। माँ को अंदर ले जाओ, इससे पहले कोई उनको देखे। सरिता फटाफट अम्मा के पास गई, उन्हें कमरे में धकेलते हुए बोली, आपसे कहा था बाहर मत आना, पर आप सुनती क्यों नहीं? पार्टी में मौजूद अन्य लोगों का ध्यान अपनी तरफ आया। अंदर चलिए, आराम कीजिए। कमला जी भूख से तड़प रही थी। सबके सामने बोली, बहू, तुम लोग मुझे दिवाली के दिन कमरे में बंद क्यों रखते हो? मुझे भूख लगी है। अचानक से कमला जी की आवाज सुनकर सभी लोगों का ध्यान उस तरफ गया और सब हैरानी से उन्हें देखने लगे। एक औरत दूसरे के कान में बोली, इतने बड़े कलेक्टर होकर भी माँ भूखी प्यासी है, जबकि कलेक्टर बेटा सबको पकवान खिला रहे हैं। सरिता हमारे साथ दिवाली में पत्ते खेल रही थी। पार्टी में मौजूद अन्य लोग तभी जबान में बातें करने लगे। आखिरकार सरिता कमला जी को खींचते हुए कमरे में लाई। उन्हें पलंग पर धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो बाहर आई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत को इस तरह सबके सामने उछालते हुए? क्या बताना चाहती हैं आप? हम आपको भूखा रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी। पहले आपने बाहर जो रायता फैलाया है उसे समेटूं। कमला जी कुछ कहती उससे पहले वो दरवाजा बंद कर दिया और बाहर आकर सबके सामने सुनैना से बोली, सुनैना, मम्मी जी को एक प्लेट में खाना दो। तुम्हें पता है ना, बूढ़ी हो गई, हर 2 घंटे में भूख लगती है। अभी तो थोड़ी देर पहले उन्होंने खाया था, अब फिर भूख लग गई। पर कोई बात नहीं, हम उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? सुनैना आश्चर्य से सरिता की तरफ देखने लगी और फटाफट प्लेट में खाना लगाकर कमला जी के कमरे में लाई। सुनैना को देखते ही बोली, देख सुनैना, बहू ने कितनी जोर धक्का मारा, मेरी पूरी कोहनी छिल गई। बेचारे बुढ़ापे का शरीर, चमड़ी इतनी कोमल थी कि तुरंत खून खून हो गया। सुनैना ने फटाफट अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और उनके हाथ में बांधा। कोई बात नहीं मालकिन, पहले खाना खा लो, मैं घाव पर मलहम लगा दूंगी। सुनैना ने अपने हाथों से खाना खिलाया। पेट की भूख के आगे घाव का दर्द कम लग रहा था। सुनैना बोली, एक बात कहूँ बड़ी मालकिन, त्योहार के दिन भी आपका बेटे बहू आपसे मीठे बोल नहीं बोल सकते। काहे बर्दाश्त करती हो? भला क्या कमी है आपको? फिर आप बेटे बहू की मोहताज क्यों? कमला जी बोली, सुनैना, गांव में मेरे पास जमीन जायदाद सब है। चाहूँ तो आज अपने लिए नौकर रखूं, लेकिन परिवार का साथ तो चाहिए ना। मैं अकेली क्या करूँगी? गांव की खेतीबाड़ी से जो पैसा आता है बेटा रखता है। ये दोनों अच्छे से जानते हैं कि इनके अलावा मेरा कोई नहीं। राजेश के बाबूजी मुझे जीवन के लिए छोड़ गए, अब मैं बेटे बहू को छोड़कर कहाँ जाऊं? सुनैना बोली, अम्मा, आप पति के बगैर बेटे को कलेक्टर बना सकती हैं और जमीन से आजाद नहीं संभाल सकती। आपके इतने बुरे दिन तो नहीं आए कि आप 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज हो जाएं। मालकिन, भले ही 1 रोटी खाओ, लेकिन स्वाभिमान के साथ खाओ। मेरा बेटा अगर मेरे साथ ऐसा करता तो मैं सारे रिश्ते तोड़ देती। फिर आप तो पढ़ी लिखी हैं। सरिता ने सुनैना को आवाज लगाई। वो बाहर गई। उसके जाती ही कमला जी सोचने लगी, एक अनपढ़ औरत इतना साहस दिखा सकती है तो मैं क्यों नहीं? उन्होंने आंसू पोंछे, खाने को एक तरफ रखा। क्या ये सम्मान की रोटी है? थोड़ी देर बाद सुनैना कमरे में प्लेट लेने आई तो उसने देखा कि खाना वैसा ही वैसा था और कमला जी अपने पति की तस्वीर को निहार रही थी। क्या हुआ अम्मा, आपने खाना नहीं खाया? कमला जी बोली, नहीं चाहिए मुझे ये तिरस्कार की रोटी, ले जाओ इसे। सुनैना ने कमला जी को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया। बाहर पार्टी खत्म हो गई थी।
सरिता और राजेश कमरे में आए और आते ही कमला जी पर दिवाली के पटाखे की तरह बरस पड़े। क्या जरूरत थी बाहर आने की? आपको सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है, फिर भी ऐसी हरकत करती हैं। खाने के लिए आप इतनी पागल हो जाती हैं कि भूल जाती हैं कि मेरी यहाँ कोई इज्जत है। आपको पता है लोग कैसे कैसे बातें बना रहे थे। मैं आपको अपने साथ नहीं रख पाऊंगा, फिर रहना अकेली और मनाना त्योहार। राजेश की बातें खत्म नहीं हुई कि सरिता बोली, लो जी, खाने के पीछे इतना हंगामा करती हैं, वो भी वैसा ही पड़ा है, खाना बर्बाद करती हैं। पता है ना भगवान कितना पाप देंगे। सब आपके नखरे मुझसे नहीं उठाए जाएंगे। सुनो जी, इनका कुछ करो। अब मुझसे ये नहीं होगा, इन्हें वापस भेज दो या किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ। ठीक कहती हो, मैं कल ही इन्हें गांव भेजता हूँ, वहाँ अकेली रहेंगी तो अकल ठिकाने आएगी। कमला जी चुपचाप बेटे बहू की बातें सुन रही थी। सुनैना आश्चर्य से कमला जी की तरफ देख रही थी। वो सोच रही थी, ये तूफान से पहले की शांति है, न जाने अब बड़ी मालकिन क्या करेंगी। दूसरे दिन राजेश ने कमला जी को गांव भेजा। गांव पहुंचने पर कमला जी ने सबसे पहले अपने वकील को बुलाया। अपनी सारी जमीन जायदाद उन्होंने राजेश से बेदखल किया। उन्होंने सारी वसीयत बनाई जिसके अनुसार मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को जाएगी, जो ट्रस्ट बुजुर्गों और अनाथ बच्चों के लिए हो, और ट्रस्ट की देखभाल की जिम्मेदारी सुनैना को दी। इसके लिए उसे महीना की तनख्वाह दी जाएगी। घर का आधा हिस्सा लड़कियों की शिक्षा के लिए और आधे हिस्से में खुद रहेंगी। एक दिन उन्होंने सुनैना को फोन किया और वो उसका पति वहां आ गए और घर की सारी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। कमला जी के साथ रहने लगे। कमला जी अब स्वाभिमान और सुकून की रोटी खाती। खेती बाड़ी से जो इनकम होती वो राजेश के पास ना भेजकर कमला जी ने अपने पास रखना शुरू किया। जब पैसा राजेश के अकाउंट में नहीं गया तो वो और सरिता गांव पहुंचे। आते ही कमला जी के ठाट बाट देखकर राजेश बोला, माँ, घर का क्या हाल बनाया है, और इस बार खेती में कमाई नहीं हुई जो मेरे पैसे अकाउंट में नहीं आए। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले पूछना चाहिए था। तुझसे क्यों पूछूंगी, तुम होते कौन हो? आप वो सारे पैसे मेरे अकाउंट में रहेंगे। आप पैसों का क्या करेंगे? और किससे पूछकर अपने घर का आधा हिस्सा बच्चों के स्कूल को दिया। कमला जी बोली, ये घर क्या तुम्हारे बाप ने तुमको दहेज में दिया था? और क्यों पूछूंगी मैं तुम लोगों से? संपत्ति मेरी तो मेरे अनुसार इस्तेमाल होगी। राजेश बोला, माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? हम आपके बेटे बहू हैं, आपका भला बुरा जानते हैं। कौन से बेटे बहू? वो जो बार त्योहार पर रोटी तक के लिए अपनी माँ को तरसाते हैं। ऐसे बेटे बहू मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर चुकी हूँ तो गांव में तुम्हारे लिए कुछ नहीं। अब तुम्हें तुम्हारा शहर भला, यहाँ आने की परेशानी मत उठाओ। दिवाली होली अपनी पत्नी के साथ आराम से मनाओ। मम्मी जी, आप ऐसा कर सकते हैं जरूर, ये सब आपको इस सुनैना ने सिखाया होगा। इसकी तो मैं। जैसे ही वो सुनैना की तरफ बढ़ी, कमला जी ने एक थप्पड़ सरिता के गाल पर जड़ा और बोली, खबरदार जो इसे हाथ लगाया। आज तक तुमने मेरी कोई सेवा नहीं की, जो सेवा की है इसने की है, और मेरे मरने के बाद ये इस घर में रहेगी। तुम लोग मेरे मरने पर यहाँ मत आना, और ना ही मेरा बेटा मेरी चिता को अग्नि देगा। गांव की कोई भी व्यक्ति चिता को अग्नि दे देगा, कम से कम उनमें इंसानियत है। निकल जाओ मेरे घर से और वापस कभी मत आना। कमला जी के रौद्र रूप देखकर दोनों चुपचाप हुए। हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करती हूँ, आप लोग बड़ी मालकिन को परेशान मत कीजिए और चले जाइए यहाँ से। बेचारी को शांति से बचा हुआ जीवन जीने दीजिए। आखिरकार राजेश और सरिता अपना मुंह लेकर शहर की ओर रवाना हुए। दोबारा लौट कर नहीं आए।
यहाँ सुनैना और उसका पति कमला जी की पूरी सेवा करते और ईमानदारी से उनकी चीजों को संभालते। बेटे बहू ने अपना फर्ज जब अदा नहीं किया तो फिर अधिकार कैसे पा सकते थे? तो वो खाली हाथ ही रह गए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक कमेंट करके जरूर बताएं।